हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है श्रीनिवास सती और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो फिजिक्स आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इस चैप्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा कूलम्ब्स लॉ। वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ हमें बताता क्या है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमें किसके बारे में बता रहा है? कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ interaction between two charges। तो कैसे हम शुरू करें कूलम्ब्स लॉ को समझना? कूलम्ब्स लॉ को समझना हम शुरू कर सकते हैं कैसे? सबसे पहले मैं दो पॉइंट चार्जेस यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस ले लिए Q1 और Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R। ठीक है, तो जब भी हम कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं तो कूलम्ब्स में क्या कहा था? कूलम ने कहा था फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन चार्जेस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। उसने ही कहा था फिर क्या, जो फोर्स है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, इन दो इक्वेशन से हमारा फोर्स क्या बन जाएगा? हमारा फोर्स बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर से फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट हो गया K। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा K Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। जस्ट ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में ये K क्या है? वेयर K इज अ कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली वैल्यू इसका क्या होगा? फिक्स। तो वैल्यू इसका कितना होता है? 9.0 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, कैसे इसका यूनिट कैसे निकाला हमने? इस फॉर्मूले से। ये क्या हो सकता है? R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, फोर्स का आपको यूनिट पता है, R का आपको यूनिट पता है और Q1 Q2 का यूनिट पता है। ठीक है, इस K को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको K को मैं फिर लिख सकता हूँ कैसे? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का दूसरा फॉर्म हो गया। फर्स्ट था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, बट इसको बोलते क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और किसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कैसा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कूलम्ब्स लॉ में इतनी बातें आपको फिलहाल ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे हमने डिराइव करा? इन दो इक्वेशन का यूज करके नई इक्वेशन बनाई और K को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें आगे, अच्छा ये बात आ गई यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी की। इसके बारे में आपको आगे मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद। तो अगला हम डिस्कस करते हैं, जो हमें डिस्कस करना है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या डिस्कस करना है? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, आपको पता होगा कि वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या इंक्लूड हो जाता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फोर्स भी। वेक्टर है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा हूँ, K ही लिख रहा हूँ। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर कैप। आर कैप होता क्या है, आर कैप होता है यूनिट वेक्टर, दैट्स इट, ठीक है, यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो जब भी किसी का वेक्टर फॉर्म लिख देने, किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है आर कैप से। आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर से, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखें इसको, के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसको मैंने एस लिए लिखा क्योंकि जो आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर क्या होता है, आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर बात करते हैं, अगर दो चार्जेस हमने ऐसे रखे हुए, ठीक है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और दोनों जो चार्जेस हैं वो है लाइक चार्जेस। दोनों चार्जेस क्या हैं, लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस इन द सेंस Q1 और Q2 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लाइक चार्जेस, ठीक है। जब Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को करेंगे रिपल, क्या करेंगे, हमेशा रिपल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा हमारा, बस व्हेन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या बन जाएगा, रिपल्सिव, क्या बन जाएगा, रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या बन गया, रिपल्सिव बन गया। दूसरा केस में ले लेता हूं, व्हेन Q1 Q2 इज लेस देन 0, इट मींस कि जो हमारा दोनों पॉइंट चार्जेस हैं वो कैसे हैं, वो है लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उस केस में फोर्स क्या होगा बेटा, उस केस में फोर्स होगा अट्रैक्टिव, उस केस में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ यही है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच लग रहा है, उसका नेचर आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स होगा रिपल्सिव, दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अगर दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स होगा कौन सा, फोर्स होगा अट्रैक्टिव, ठीक है, फोर्स होगा अट्रैक्टिव। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे मैंने बात करी थी एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, क्या है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की, ठीक है। इसका वैल्यू भी फिक्स होगा, इसका वैल्यू होगा कितना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसका यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, होपफुली आपको के का यूनिट पता हो, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो के का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से हम इस फॉर्मूले से के का यूनिट निकाल सकते हैं। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या, 1/4 पाई के, जो के का यूनिट होगा उसका रेसिप्रोकल किसका यूनिट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का SI यूनिट हो गया, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आ जाता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, हमें क्या पता करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो कैसे निकालेंगे, अगर डायमेंशन निकालने की बात करें तो आपको पता होगा कूलम का क्या होता है, AT का स्क्वायर है ना, न्यूटन का ml T-2, ठीक है, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसको, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो रिजल्ट हमारा रहेगा m-1 L-3 T⁴ और a स्क्वायर, ठीक है बेटा। जो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का। इसका कॉन्सेप्ट है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का, ठीक है। हम क्या बात करने जा रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का। तो जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा वो है क्या, या तो उसको कैसे डिनोट करें, या फिर एप्सिलॉन आर से। वो होता है बेटा रेशियो, वो होता है क्या, रेशियो। रेशियो किस किस का होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इसमें क्या है बेटा, एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, ऑफ मीडियम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और कैसी परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। कैसी परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। ये तो के से डिनोट करें या तो एप्सिलॉन आर से। इसका दूसरा नाम है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये है रेशियो, इन दो का रेशियो। क्वेश्चन आपको आएगा कि जब हमने क्या रखा है, दो पॉइंट चार्जेस को किसी मीडियम में रखा हुआ है, किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। ये जो के है, के का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एयर ये तो 1.006 होता है आई थिंक, ठीक है। वाटर के लिए क्या होगा, वाटर के लिए हो गया 81, और वैक्यूम के लिए होता है 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए कितना होता है, 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट, ठीक है। क्या पढ़ना है हमने, इफेक्ट ऑफ के ही एप्सिलॉन आर लिख लेते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ के और एप्सिलॉन आर ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जब भी करें तो कैसे करें, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम पर, तो आपको पता होगा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मान लो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, दो चार्जेस को हमने कहाँ पर रख दिया है, मीडियम पर रख दिया, तो क्या होगा, K4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा इसमें, सिंपली एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन को हम बोल क्या रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। एक मीडियम का परमिटिविटी हो गया, ठीक है। और मीडियम अननोन है, ठीक है। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको और अगर सिंप्लीफाई करें या फिर एप्सिलॉन का वैल्यू मैं इसमें रखूं तो क्या हो सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। ये हम अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है, कैसे होगा। ये होगा कैसे, सिंस एप्सिलॉन R क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना हो गया। फिर अगर हम आगे बात करें, ठीक है, इक्वेशन 2 इसको मान लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हो जाएगा, डिवाइड कर लें इनको, F नॉट बाई Fn, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और आगे इसको करें तो क्या हो जाएगा, F नॉट बाई Fn इज इक्वल टू, सारा कैंसिल आउट हो रहा है, केवल हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है एप्सिलॉन R, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, फिर इससे आ जाएगा बेटा Fm इज इक्वल टू F नॉट बाई एप्सिलॉन R, है ना। और एप्सिलॉन R को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन
एप्सिलॉन आर क्या हो गया, एप्सिलॉन आर को हम के भी लिख सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन आर को के भी लिख सकते हैं। मेनली आपको फोकस करना है इस पे। अब क्या हुआ, फोर्स डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, ऑब्वियस सी बात है, हमारा एप्सिलॉन आर से हम क्या कर रहे हैं, वैक्यूम में जो फोर्स आया उससे डिवीजन कर रहे हैं, तो क्या होगा, फोर्स विल बी डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिक्रीज, है ना, इज क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज, इज, ठीक है, इज डिक्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब हमने फोर्स को किस में रखा, जब हमने चार्जेस को किस में रखा, मीडियम में। मीडियम कौन सा, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर है, ठीक है। जो कूलम, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, जो कूलम फोर्स होता है, ठीक है, उसके मैं आपको कुछ वो बता देता हूँ प्रॉपर्टीज कूलम फोर्स की। फर्स्ट होगा बेटा, कूलम फोर्स होता है बेटा सेंट्रल फोर्स। कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होता है बेटा ये एक्शन ऑफ लाइन पे क्या करता है, एक्ट करता है ना, जैसे Q1 Q2 इस एक्शन ऑफ लाइन के अलोंग वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया, ठीक है। सेंट्रल फोर्स के बाद बेटा दूसरा ये फोर्स है आपका, ये फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स से बेटा कि ये जो भी काम करेगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, ठीक है। थर्ड है बेटा, इट मे बी क्या, इट मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, ठीक है। जो कूलम फोर्स है वो क्या हो सकता है, या तो रिपल्सिव भी हो सकता है या फिर अट्रैक्टिव हो सकता है। आपने देखा होगा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है बेटा, ये कोरिस्पॉन्ड कर रहा है न्यूटन्स कौन सा लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। कैसे लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। कैसे, वो भी तो ऐसा ही होता है, क्या होता है, G(m1 m2 upon r²). दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्या है, कूलम लॉ भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ग्रेविटेशनल लॉ भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। बस एक ही डिफरेंस है, एक डिफरेंस क्या है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो क्या होता है, वो मे बी रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो कूलम्स लॉ के हम डेरिवेशन कर चुके हैं, कुछ बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। बेसिकली वैसे सारा कंप्लीट हम कर चुके हैं जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल करने लग जाएं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। चार्ज का वैल्यू दे रखा है, दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हैं और फोर्स उनमें कितना है, 5Gf। हमने क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर करने लग जाएं तो फिर सबसे पहले लिखें गिवन क्या है, चार्जेस Q1 कितना है, Q1 है 200 माइक्रोकूलम। 200 माइक्रोकूलम होगा कितना, 200 माइक्रोकूलम होगा 200 into 10 to the power minus 6 कूलम is equal to 2.0 into 10 to the power minus 4 कूलम। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा, Q2 भी कितना है, Q2 है 500 माइक्रोकूलम। 500 माइक्रोकूलम होने के साथ ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे तो 5.0 into 10 to the power minus 4 कूलम, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें दे रखा है फोर्स, अब दे रखा है हमें फोर्स किस में दे रखा है, 5Gf में, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। होपफुली आपको पता हो कि Gf को कैसे न्यूटन में चेंज करें। तो सबसे पहले देखो Kgf कितना होता है, 10 न्यूटन, क्योंकि उसने हमें दे रखा है, ये हमने क्या लेना है 10, वैसे होता क्या है 9.8 होता है, लेकिन उसने हमें दे रखा है कि हमें क्या लेना है 10 लेना है G का वैल्यू, तो ये हो गया 10, ठीक है। 1 kgf होता है 10 न्यूटन, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या निकाला है हमने Gf, तो Gf क्या होगा 10/1000 न्यूटन, है ना, 0.01 न्यूटन,
है ना, तो क्या हो जाएगा ये 0.05 न्यूटन, ठीक है जी का वैल्यू। अब बाय कूलम्स लॉ को हम अप्लाई करें, कूलम्स लॉ को अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, कूलम्स लॉ को अप्लाई करें बाय कूलम्स लॉ बेटा क्या होता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और K, ठीक है। तो अगर हम इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखें तो क्या हो जाएगा, अब F इज इक्वल टू K 9 इंटू 9, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। आर स्क्वायर का हमें फाइंड आउट करना है। तो आर स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें और एफ का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, या फिर मैं पहले लिख दूँ, है ना। एफ हमें ले रखा था, एफ कितना है, एफ कितना है 0.05, ठीक है। आर स्क्वायर क्या होगा, 9 टू ज़ा 18 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 4 इंटू 5.0, ठीक है। बेटा 0.05 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, फिर हमारा आर स्क्वायर क्या आ रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर आ रहा है हमारा 18 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 4 और प्लस, है ना। तो ये आ रहा है बेटा कितना, आर स्क्वायर आ रहा है हमारा 18,000, ठीक है। कितना आ रहा है 18,000, ठीक है। कितना आ रहा है 18,000, लेकिन हमें चाहिए क्या, आर। तो आर को निकालने के लिए सबसे पहले 18,000 का हम लोग क्या निकाल लें, 18,000 का रूट निकाल लें। तो जब भी 18,000 का रूट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 18,000 का रूट तो हम निकालेंगे, फिर पेयर बना लें ऐसे, है ना, 1 1 1, फिर 0 80, फिर 1 प्लस 1 कितना 2 3 69, फिर 11, है ना 11, फिर करेंगे इसको कैसा 26, फिर 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 6, 4 4 जा 6, 4 6 है 24, 5 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है। फिर से अगर करें क्या हो गए 2 4 2 6 8 2 6 8 2 6 8 होगा, 2 6 8, है ना। यहाँ से 0 0 कैरी कर लें, 2 6 8, ठीक है। 2 6 8 फिर करें मल्टीप्लाई, अगर करें इससे तो 2 6 8, ठीक है। 2 6 8 से मल्टीप्लाई करें तो फिर किससे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कितना लिखे 1, अगर 2 लिखे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से कर देते हैं, ठीक है। 1 इंटू 134.1 आ रहा है, कितना आ रहा है, आर का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 134.1 मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना आ रहा है मीटर, ठीक है। इसको कैसे हम लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 1.34 इंटू 10 टू द पावर इससे 2 मीटर, तो सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सी क्या थी, बेसिक सी कैलकुलेशन थी, हमने किसमें वैल्यू रखा, हमने वैल्यू रखा कूलम्ब्स लॉ में, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीजें गिवन थी, बस हमें फाइंड करना था आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर फाइंड आउट करा, आर स्क्वायर से फाइंड आउट करके हमने डिस्टेंस बिटवीन देम बता दिया। डिस्टेंस या तो आप इतना लिखते हैं 134.1 मीटर या फिर 1.34 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप एक क्वेश्चन का वैसे ही सॉल्व करना है, इसमें भी आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर क्या है, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है, इन्फॉर्मेशन आपको सारी खुद ही लिखनी है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको आर निकालना है, ठीक है। क्या यूज करोगे, यूज करना है कूलम्ब्स लॉ यूज करना है। और जो इसका आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।